भैया स्टार्टिंग से होगा क्या फिर से? क्या हुआ ऋषभ? भैया स्टार्टिंग से करवा रहे हो क्या फिर से? नहीं नहीं, स्टार्टिंग से क्यों करवाऊंगा। तो चैप्टर नंबर 6 में देखो, हमने कल की क्लास में, अगर मैं कल की क्लास की बात करूं जिसमें भी कुछ बच्चे एब्सेंट थे, तो हमने कल ह्यूमन न्यूट्रिशन को करा था। ह्यूमन न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट कल खत्म कर दिया था, बस लास्ट का दो दो तीन टॉपिक छोटे छोटे से बचे थे। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में ही पहले जो कल की चीजें रह गई थी, पहले मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें हैं। आपको जहां डाउट हो वहां पर अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, वैसे आप म्यूट रखो, जहां डाउट हो वहां पर अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ लेना। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। ऋषभ क्यों नहीं आ रहे थे वैसे आप क्लास में? मैं कल लेट उठा था और परसों कुछ काम था। देखो हमने देखा था लास्ट क्लास में अपनी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, प्लीज भाई एक तो ये एनोटेट करना बंद करो स्क्रीन पे जो लिख रहे हो, या फिर रुको मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। इसको क्लियर कर दो, चलो ठीक है। तो देखो ये हमारे पास में हमने कल डिस्कस जो लास्ट टाइम किया था वो था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से काम करती है, उसमें डाइजेशन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि हमारे पास में एक तो लिवर का काम होता है, मतलब लिवर से कुछ आता है तो लिवर स्टोर करता है अपना जो जूस है, बाइल जूस, जिसको स्टोर करता है वो गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब ये सब पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये सब कल कर चुके हैं डिस्कस। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और जगह से सिक्रेशन आता है जो कि है पैनक्रियास। आप सभी इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो? आप किस मैं हिंदी मीडियम है। ठीक हिंदी है, मीडियम। तो पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस। और उस पैनक्रियाटिक जूस में मैंने बताया था आपके पास में मेन चीज क्या होती है, एक होती है ट्रिप्सिन, मतलब ट्रिप्सिन नाम से एंजाइम होता है एक मेन, जो क्या डाइजेस्ट करता था, प्रोटीन। और एक होता है लाइपेस, जो क्या डाइजेस्ट करता है, वसा। हाँ वसा, यानी कि फैट्स को। ठीक है, अमाइलेस भी होता है, तो अमाइलेस यहाँ पर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और वो क्योंकि लार के अंदर भी होता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इतना मेंशन नहीं किया। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की चीजें थी जिसको हम डिस्कस कर चुके थे। अब मैंने यहां तक डिस्कस कर लिया था, फिर ये था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो चुका है, जितना भी बचा हुआ था, अगर पेट से कुछ प्रोटीन था जो बच गया था डाइजेस्ट होना, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पतली वाली। ठीक है, ये जो है दूसरी वाली, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो जो ब्लू कलर से मैंने दिखा रखी है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच चुका था, जितना भी था, जैसे कि प्रोटीन अगर बच गया था तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका था स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर फैट्स बच गया था तो फैट्स डाइजेस्ट हो गया था, कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी डाइजेस्टेड था, फिर भी अगर कुछ बच गया था तो वो भी डाइजेस्ट हो गया था। और मैंने कल ही बताया था आपको कि विटामिन और मिनरल को डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। सो दीज वर द थिंग्स वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, ये चीजें हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसके आगे क्या। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच चुका है, लेकिन खाना पचना अलग चीज है, उस खाने का हमारी बॉडी में जाना भी तो जरूरी है। अब वो खाना पच के है तो अभी भी इधर ही पड़ा हुआ ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे अवशोषण। अवशोषण, भाई स्पेलिंग एक बार जरूर देख लेना, मुझे स्पेलिंग हिंदी में नहीं पता कि अवशोषण ऐसे ही लिखते हैं नहीं। एब्जॉर्प्शन, तो भाई एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, उसका मतलब भी जैसे नाम से पता चल रहा है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना या सोख लेना। तो कैसे कोई चीज किसी चीज को सोखेगी, तो या क्यों सोखेगी, पहला तो क्यों सोखेगी। तो जो न्यूट्रिशन है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी डाइजेस्ट होने के बाद बनी है, उसका बॉडी के अंदर ब्लड में या कहीं और जाना तो जरूरी है। अगर वो सिर्फ डाइजेस्ट हो गया उससे मेरा फायदा नहीं है, वो डाइजेस्ट होकर मेरे बॉडी के अंदर आया तब मेरा फायदा है। तो अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कुछ खाना पड़ा हुआ है।
ठीक है, इसके अंदर खाना मतलब कुछ खाने की चीजें हैं, और इसी यही खाने की जो चीजें हैं ना, ये डाइजेस्ट होकर के मतलब पच करके जो जूस बनाया हुआ है ना, वो पचा हुआ जूस भी पड़ा हुआ है। उस पचे हुए जूस के अंदर बहुत न्यूट्रिशंस है। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया है उस पचे हुए जूस को। ठीक है, तो हमें जो मेन काम है ना वो इस पचे हुए जूस से है, यानी कि जो ऑरेंज कलर के है हमें सिर्फ यही चीजें उठानी है। ठीक है, तो ये तो जूस है। बाकी जो चीजें हैं, ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाई हुई है यहाँ पर, ये ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूँ ये वेस्ट मटेरियल है, अब जिसका हमारी बॉडी को काम नहीं है। और ये जो ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ ये चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो ये है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये है न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं पोषक तत्व। तो ये है पोषक तत्व। अच्छा, सबको विजिबल है ना क्लियरली? छोटा या बड़ा ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? नो भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है या जिसको पोषक तत्व बोलते हैं, और ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये सब एक ही जगह पड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसको हम शुद्धांत्र बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो शुद्धांत्र है इसके अंदर सब कुछ है, वेस्ट भी है और यूजफुल मटेरियल भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा अब हमारे पास में ये जो तो अब ये जो हमारे पास में काम की चीजें हैं और जो वेस्ट है, इसमें से काम की चीज को सोखना पड़ेगा ना और बॉडी में पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर हमारे पास में इसके पीछे वैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके पीछे खून की नसें होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे खून की नसें होती हैं, जहां से अगर यहाँ से सोख लेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर इस ऑरेंज वाले को अगर यहाँ से सोख लेगा तो ये खून की नसों में पहुंच जाएगा। हमारा न्यूट्रिशन पोषक तत्व खून की नसों में पहुंच जाएगा, और एक बार अगर खून की नसों में पहुंच गया तो फिर तो डायरेक्ट खून में पहुंच ही जाएगा, है ना? यस भी है। तो यानी कि मेन काम क्या है, अब इसको सोख कर खून की नसों तक पहुंचा दो, बाकी खून में पहुंच जाएगा। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको डायरेक्टली भी सोख सकता है, मतलब ये पड़ा हुआ है ऑरेंज ऑरेंज। सैफ अली वीडियो बंद कर दो, अपनी वीडियो की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑरेंज ऑरेंज न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है ना, इसको डायरेक्टली सोख लेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इसको सोखने के लिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना सैफ अली प्लीज अपनी वीडियो बंद कर दो और म्यूट कर दो अपने आप को। ठीक है, देखो तो इसका ना सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं दो सिनारियो की बात करता हूँ, एक केस ये वाला और एक केस ये वाला, तो यहाँ पर देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी है। तो अब जो सोखने के लिए जो एरिया है, यानी कि जो पोषक तत्व सोखे जाएंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे, उसके लिए जो एरिया है वो आपके पास ये एरिया है ना? ये एरिया है आपके पास, ये वाला। यहीं से तो सोखे जाएंगे ना, यहीं से यस एब्जॉर्ब। भी है। ठीक है, तो अब लेकिन ना क्या करते हैं, इसमें बॉडी ने कुछ ऐसा बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन को ताकि इसका डाइजेशन, जो इसका एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो बढ़ जाए। तो एरिया कैसे बढ़ाया बॉडी ने इसका एब्जॉर्प्शन का? तो बॉडी ने यहाँ पर एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी बना दिया। भैया नहीं दिख रहा स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा? स्ट्रक्चर नहीं दिख? ये रहा ना, ये नहीं दिख रहा आपको? नहीं भैया, तो पूरी स्क्रीन ही टेढ़ी हो गई। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग को दिख रहा है? भैया साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है भैया। हाँ, उधर से कोई प्रॉब्लम होगी, इंटरनेट की इशू होगा। ऋषभ देखो आप अपने एंड से कोई इशू होगा इंटरनेट का। ठीक है, तो ये जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर है, ऋषभ दिखना शुरू हुआ? हाँ भैया। ठीक है, तो अब देखो भाई, आप खुद सोचो, कोई चीज यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है केस 1 में, और कोई चीज इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन का एरिया केस नंबर 2 में ज्यादा है, एरिया ज्यादा मिल रहा है ना? आप यस भैया। कोई चीज सिर्फ इतने एरिया में डाइजेस्ट हो रही है, और अगर इसी एरिया को बढ़ाना है तो इसमें अगर मैं एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर ऐसे लगा दूंगा तो देखो एरिया कितना बढ़ गया। पहले जो एरिया था वो ये था, और अब जो एरिया है वो पूरा ये है।
तो एरिया बढ़ गया ना। तो यस भैया। जहां से न्यूट्रिएंट्स को सोखा जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसका एरिया बढ़ गया। तो ये जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है विली। ठीक है, विली। हिंदी में भी इसको विली ही बोलते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं आपको। सो विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, finger like projections that increase the area of absorption in the small intestine। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एरिया को बढ़ाने के लिए एब्जॉर्प्शन का यानी अवशोषण करने का जो क्षेत्रफल है, तो उस एरिया को बढ़ाने के लिए जो उंगली नुमा आकार बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं विली। तो हिंदी में भी लिख लेते हैं विली, ऐसे लिखते हैं शायद हिंदी में। सो शुद्रांत्र में अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए उसमें उंगली नुमा मतलब उंगली जैसे, तो उंगली नुमा आकृति होती है जिसे विली कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई विली का, और क्वेश्चन भी आ जाता है इस पे। क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए कैसे बढ़ाया जाता है, या एरिया या एब्जॉर्प्शन कैसे ज्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, क्योंकि उंगली नुमा आकार है बहुत सारे, इसलिए काफी अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। तो जितनी भी काम की चीजें होती हैं, ये डेफिनेशन लिख ली सबने? हाँ भैया स्क्रीनशॉट ले लिया। यस भैया। स्क्रीनशॉट साथ के साथ लिखवा रहा हूँ वैसे तो मैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर वाली विली की डेफिनेशन आपने लिखी होगी। अब देखो इसमें एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन में बता रहा था कि जो काम की चीजें हैं ये ऑरेंज वाली चीजें डाइजेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, डाइजेस्ट। तो ये अब क्या होगा, उंगली नुमा स्ट्रक्चर से ये ऑरेंज वाली चीजें डाइजेस्ट मतलब अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, सोख ली जाएंगी। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली चीजें हैं वो इसी में रह जाएंगी। तो जब ऑरेंज वाली चीजें हमारी निकल गई यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वो चलेगी कहाँ पर, सीधा ब्लड के अंदर, है ना। हाँ भैया। यस भैया। तो इसको सोख के ब्लड के अंदर पहुंचा दिया। और अब ये जो ब्लू वाली चीजें थी जो मैंने बताया कि वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी है और कुछ वेस्ट मटेरियल है, बस वो चीजें आगे बढ़ जाएंगी। तो आगे बढ़कर कहाँ जाएंगी देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में। हाँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ बृहदान्त्र में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर खाना देखो कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन साइज में छोटी होती है पर आकार में बड़ी होती है, चौड़ी होती है काफी। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो ब्लू कलर से मैंने दिखाई है। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में फूड गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल बच गया था, जैसे कि ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, ये वेस्ट मटेरियल अब ये और आगे जाएगा। इसमें से जो पोषक तत्व थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो तो सारे एब्जॉर्ब हो गए, वो तो सारे सोख लिए गए, है ना। अब क्या बचा है, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल और पानी और थोड़ा सा कुछ न्यूट्रिशन और बच गया है। ठीक है, तो अब ये चीज जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी सेम चीज होती है, यानी कि वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी होता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। ठीक है, तो वहां पर भी अवशोषण होता है, यानी कि पोषक तत्व को अवशोषित किया जाता है, डाइजेस्ट एब्जॉर्ब किया जाता है।
ठीक है, वहां पर और एक्स्ट्रा लेवल पे कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी बचा कुचा इसमें न्यूट्रिशन रह जाता है ना, थोड़ा सा भी अगर न्यूट्रिशन रह जाता है तो वो भी इसमें वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है वेस्ट मटेरियल से। जैसे यहाँ से गया था तो इसमें कुछ कुछ ना काम की चीजें रह जाती हैं, थोड़े थोड़े न्यूट्रिशन रह जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के जो बचा कुचा है वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं, जितना भी वाटर होता है इसके अंदर वो पानी को भी सोख लेते हैं, क्योंकि भाई वाटर, बॉडी हमेशा चाहती है कि वाटर वेस्ट ना हो, बॉडी चाहती है हमेशा ऐसा। तो इसलिए जितना भी बच गया वाटर होता है वो भी सब एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, मेनली बस यही दो चीजें हैं जिनको वापस से एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी काम समझ गए, इसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में चीजें थी। और जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा ना, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर वगैरह सब एब्जॉर्ब कर लेगा, तब जो बचेगा वो प्योरली वेस्ट मटेरियल होगा। तो वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, यहाँ पर एनस के मतलब यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जमा होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बच के आता रहेगा वो इस एरिया में, यहाँ पर जमा होता रहेगा। ठीक है, तो जमा होता रहेगा और जब हमें अर्ज होगी, जब हमें नेचर्स कॉल आएगी तो हम जाके फ्रेश हो जाएंगे और उसको रिमूव कर देंगे एनस के थ्रू। ठीक है, तो एनस क्या करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एनस का काम होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को निकालना, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अपेंडिक्स का क्या काम होता है? देखो, अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसका कोई भी काम अभी तक साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए। ठीक है, तो ऐसा मतलब अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू अभी तक की साइंस, आगे कुछ अगर खोज हो तो पता नहीं, पर अभी तक की साइंस ये कहती है कि अपेंडिक्स का काम शायद कभी पहले रहा हो, शायद कभी रहा हो, पर अभी इसका कोई काम नहीं है अपेंडिक्स का, ऐसा हमारी साइंस कहती है। ठीक है, तो इसका काम क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, इसलिए अपेंडिक्स को हम मान के चलते हैं कि इसका कोई भी काम नहीं है बॉडी के अंदर। इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे की तरफ ये जो हिस्सा ही अपेंडिक्स का है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, खाना ना यहाँ पर गलती से पहुंच जाता है तो थोड़ा यहाँ पर टॉक्सिक, थोड़ा मतलब जहरीला पदार्थ बना देता है। जब खाना यहाँ पर कई टाइम तक फंसा रह जाए तो अपेंडिक्स के अंदर, तो उस टाइम पे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल देते हैं। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन मतलब बिल्कुल वही है कि काट के निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स का कोई काम हमारी बॉडी में नहीं है। तो इस वजह से अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है और इसको काट के रिमूव भी किया जा सकता है। इसका पर ये और ये है तो नुकसान थोड़ी दे रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपेंडिक्स अगर है और उसका कोई काम नहीं है तो कटवाई दो। क्यों कटवा दो भाई, बॉडी में है तो है। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास में डाइजेशन था। डाइजेशन यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट, मतलब ह्यूमन डाइजेशन में इतना ही था। एक बार देख लेता हूँ कुछ और टॉपिक तो नहीं है इसमें। हाउ ऑफन एग्जिट दिस, एक चीज और है, जैसे जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं ये सब चीजें पता है, लेकिन मैं ये सब चीजें जनरली बताता नहीं हूँ। आप अगर बुक पढ़ोगे तो आप लोग सोचोगे कि यार ये चीज क्या है, तो भैया ने बताई नहीं थी, और तब मुझसे पूछोगे, वो करना होता है। पर आप लोग बुक नहीं पढ़ के आते हो, जिसके लिए मैं बता चुका हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम से बुक नहीं पढ़ के आओगे तो क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा, मतलब भगा दूंगा। ठीक है, बुक पढ़ के आनी जरूरी है। अब देखो, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इरेगुलर, अच्छा ये सब हो चुका है। एल्कलाइन पेनक्रियास, एक चीज और मैंने कल इमल्सिफिकेशन बताया था, तो सबको इमल्सिफिकेशन समझ आ गया? सर ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज और है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो काफी बड़ी होती है साइज में। मैंने बताया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लार्ज होती है, लार्ज मतलब वैसे लंबाई में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है। वो हमारे अंदर कैसे है, तो वो सिकुड़ी सिकुड़ी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, तो ये देखो तो आप, ये कॉइल्ड है, मतलब मुड़ी मुड़ी पड़ी हुई है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए काफी कम जगह में काफी ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जितनी ज्यादा बड़ी होगी डाइजेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो डाइजेशन कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है, जो इस पर भी डिपेंड करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना है या लेंथ कितनी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है उस पर डाइजेशन भी डिपेंड करता है। तो जितनी भी आप, जैसे अगर बात करो आप कार्निवोर्स की, ठीक है, और हम बात करते हैं
कार्निवोर्स। और हम बात करते हैं हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? फाइबर जो भी है वो खाली घास घूस हाँ, जो पेड़ पौधे वगैरह। सिर्फ वेजिटेरियन मटेरियल यानी कि सिर्फ घास पत्ते वगैरह ये सब खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं। जैसे कि गाय हो गई, जैसे कि और भी मतलब जीव हैं, घोड़ा हो गया, ठीक है। तो और कार्निवोर्स वो होते हैं जो मेनली यानी कि अधिकतर या ऑलमोस्ट हर टाइम जो कि नॉन वेज खाते हैं, यानी कि किसी और जीव को खाते हैं, ठीक है। किसी और जीव को खाना, अदर एनिमल को खाना, तो ये हो जाता है कार्निवोर, ठीक है। तो मीट ईटर्स होते हैं कार्निवोर्स, और हर्बीवोर्स घास वगैरह खाते हैं। तो एक बात भैया हाँ बोलो। भाई दोनों खाते हैं उनको क्या बोलेंगे? ओमनीवोर। तो जैसे इंसान होते हैं वो ओमनीवोरस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो इंसान होते हैं वो दोनों ही चीज खाते हैं। अच्छा देखो, तो हर्बीवोर्स की बात कर रहा था घास वगैरह खाने वाले, कार्निवोर्स की बात कर रहा था नॉन वेज खाने वाले। तो इसमें से बताओ जो कार्निवोर्स होंगे उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होगी, या फिर जो हर्बीवोर्स होंगे उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होगी, बताओ। ये इक्वल होनी चाहिए ना वैसे तो। अच्छा देखो, इक्वल नहीं, क्योंकि हैबिट दोनों की खाने की अलग है, इसलिए इक्वल नहीं होती है। अब एक बात को समझो, जो नॉन वेज होता है उसके अंदर जो खा के आप मिलेगा आपको, वो कौन से सेल मिलेंगे? एनिमल सेल, है ना। मान लो आप किसी और जीव को खा रहे हो, मान लो हिरन को शेर खा रहा है, ठीक है, डियर को लायन खा रहा है, तो इससे जो उसको सेल मिलेंगे वो कौन से सेल होंगे? जंतु कोशिकाएं होंगी ना वो तो। अरे हाँ ना, वो भी है। ठीक है, तो वो जंतु कोशिका होंगी, एनिमल सेल होंगे। लेकिन अगर मान लो कि मैं खा रहा हूँ पालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनच, ये उसमें मैं प्लांट सेल होंगे। मैं नहीं खा रहा इसको, वो गाय को खिला देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो स्पिनच के अंदर क्या होगा? पादप कोशिका। पादप कोशिका यानी हिंदी में, इंग्लिश में प्लांट सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में मुझे कोई एक डिफरेंस बताओ, बहुत मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस बताओ। चलो मैं बताता हूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल का, या हाँ भैया, हिंदी में प्लांट सेल। तो कोशिका और भित्ति। भैया सेल बॉल मतलब? हाँ बता रहा हूँ, कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति प्लांट सेल के बाहर, अगर आपको याद हो तो प्लांट सेल के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर होती है, और वो लेयर होती है सेल वॉल की। तो वो जो लेयर है एक्स्ट्रा ऊपर सेल वॉल, वो ना प्रोटेक्शन के लिए होता है कि प्लांट सेल बचा हुआ रहे। तो आपने देखा है ना, प्लांट सेल मूव नहीं कर पाते, हिलते डुलते नहीं है अपनी मर्जी से, है ना। वो क्यों नहीं हिलते डुल पाते? वो क्यों इतने कठोर से होते हैं? इसलिए वो कठोर से होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल की वजह से उन्हें कठोरता मिलती है, उन्हें हार्डनेस मिलती है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट वाले में ही पाई जाती है, प्लांट सेल में। तो सेल वॉल थोड़ी मजबूत होती है, तो उसको पचाना मुश्किल होता है। तो अगर उसको पचाना मुश्किल है तो उसको पचाने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, जो शुद्धांत्र चाहिए, वो कैसे चाहिए? लंबी चाहिए। तो इसलिए हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कार्निवोर्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, बिगर इन साइज। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये सब कबाड़ी तो 1 मिनट के लिए हटाता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो, तो मैंने बोला कि जो कार्निवोर्स हैं और जो हर्बीवोर्स हैं, इनमें अगर बात करोगे तो कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है, अगर वो इतना है, तो हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज इतना होगा, ठीक है। इतनी इतनी सी बात से समझ गए आसानी से? हाँ भैया। ठीक है। एक तो हिंदी में बोलना। शुद्धांत्र जो होता है कार्निवोर्स के, कार्निवोर्स यानी कि हर्बीवोर्स शाकाहारी, और कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी। तो जो मांसाहारी होती हैं उनकी शुद्धांत्र छोटी होती है,
और जो हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उनकी शुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। ये बात समझ में आ गई अब आपको? एक बात भैया जो दोनों, हाँ, जो दोनों होते हैं उनके बीच में होती है भाई। अबे हेलो, मुझे आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी, दोबारा बोलो। बोल रहे थे ना कोई, कुछ क्या हुआ? भैया आवाज नहीं आ रही मेरे को। अरमान भाई तेरा नेट नहीं चल रहा। हाँ चलो ठीक है अरमान, आपके नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे आवाज आपकी क्लियर आई थी। तो ये चीज मैं बताता, ठीक है? चलो, तो बस ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ये था डाइजेशन, तो मैंने डाइजेशन कर दिया है कंप्लीट, ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, इंसानों में किस प्रकार से डाइजेशन होता है वो मैंने बता दिया। अगला टॉपिक वैसे रेस्पिरेशन है, पर मैंने ना एक चीज बीच में छोड़ दी थी जो कि था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? न्यूट्रिशन पढ़ाते पढ़ाते ही हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। एक चीज जो इसमें रह गई है वो है ये वाली जो पौधों को हमें पढ़ना था, जो कि है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता ही है, ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी जीव या हाँ कोई भी जीव अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, तो इट मेक्स इट्स ओन फूड। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अपना खाना खुद बनाया जाता है। अपना खाना खुद एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण जो है लिख लेना, ठीक है? वो हिंदी वाला प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें द ऑर्गेनिज्म, स्पेशली वैसे प्लांट ही होते हैं पर फिर भी ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर फूड with water minerals and carbon dioxide। वैसे मिनरल्स की भी जरूरत नहीं है। in the presence of in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, तो the organism which makes their own food with water mineral and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll। तो सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होनी चाहिए, तब जाके फूड बनेगा। और क्या होनी चाहिए? और हमारे पास होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास होना चाहिए वाटर। तो ये चीजें हमें चाहिए भाई, तब जाके हमारा प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और अपना खुद का फूड बना पाएगा। ठीक है, हिंदी में भैया हिंदी में भी दे देना। सुनो सुनो, हिंदी में भी लिख देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, लिखना कैसे है वो देख लेना, बुक में शायद सही लिखा होगा वैसे। प्रकाश संश्लेषण, तो वैसे तो कोई भी जीव, पर मैं पौधे लिख देता हूँ। पौधों द्वारा जल, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा जल, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर क्लोरोफिल
और प्रकाश की मौजूदगी में, की उपस्थिति में भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। समझ गए बात को? इसमें किसी को यहां तक दिक्कत है तो बताओ भी। नहीं भैया। नाम के साथ बताओ भाई। भैया ऋषभ को दिक्कत नहीं है। प्रिंस बताओ। प्रिंस हो यहाँ पर? गेम खेलने गया। कहाँ गया? ठीक है ऋषभ, आपको मुझे पता है। अरमान, सैफ अली, अच्छा चैट में लिखा है किसी ने नो, अंकुश नो, क्या नो? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है। अरमान और सैफ अली आप लोग भी बताओ बीच बीच में। ये क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? क्लोरोफिल पत्ते के अंदर होता है। जैसे पत्ता हरा दिखता है ना, तो पत्ता भैया दिक्कत नहीं है, मैंने अभी तो मैसेज डाला है। हाँ तो मैंने बोल तो दिया, मैसेज देखने के बाद बोल तो दिया, ठीक है। बाकी बाकी से भैया पूछ दिक्कत भाई। नहीं है, मैंने अभी तो मैसेज डाला है। अरे आप प्रिंस हो ना? भैया मैसेज तो डाला है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई आप प्रिंस हो ना? हाँ भैया। हाँ तो मैंने कितनी बार तो बोल दिया, ठीक है प्रिंस, आपने मैसेज डाल दिया, कितनी बार तो बोल दिया मैंने, 3 बार बोल दिया। अरमान से पूछ रहा हूँ, सॉरी हाँ अरमान से और सैफ अली से पूछ रहा हूँ, सैफ अली और ओके अरमान। भैया, ओके भैया। ये सही है, सब कुछ है। क्या अरमान, क्या दोबारा भैया बोल? सब कुछ सही है। ठीक है। सैफ अली ने क्वेश्चन पूछा कि भैया क्लोरोफिल कहाँ से आता है, तो भाई क्लोरोफिल जो होता है, आपने देखा होगा पत्ते जो होते हैं वो ऐसे हरे कलर के दिखते हैं ना, तो वो हरे कलर के इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। समझ गए? ठीक है, तो हाँ। यहाँ तक की बात आई गेस क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे है, मतलब पौधों के अंदर अपना खाना जो बनता है वो प्रोसेस पूरी कैसे होती है। तो देखो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण से। क्या अरमान, क्या? प्रकाश संश्लेषण से। हाँ, प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है। तो अब देखते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है असलियत में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हवा से पौधे ने किसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। ठीक है, उसके बाद उसने जमीन से अपनी जड़ों द्वारा पानी ले लिया। ठीक है, और क्लोरोफिल पत्तों में होती ही है। ठीक है, ऑलरेडी है। सनलाइट मिल ही जाती है, धूप मतलब धूप जो है वो मिल ही जाती है। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पौधे वाटर लेते हैं, और क्लोरोफिल मिल ही जाता है उनको, और सनलाइट मिल ही जाती है। तो इन दोनों को लेकर इनकी प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं। और क्या बनाते हैं खाने में? खाने में ये बनाते हैं राजमा चावल। ग्लूकोज। ग्लूकोज। क्या अरमान आपका? ऑक्सीजन। हाँ, तो ये बनाते हैं ग्लूकोज। तो खाने के तौर पर इन्होंने सिर्फ ग्लूकोज ही बनाया है, ऑक्सीजन जैसे जो भी आप बोल रहे हो वो खाना नहीं है। इन्होंने खाने के रूप में एक ही चीज बनाई है जो कि है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। ये है ग्लूकोज। फॉर्मूला याद रखना भाई, पूछूंगा जरूर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये इन्होंने खाना बनाया अपना। इसके अलावा कुछ चीजें और भी निकलती हैं। क्या क्या चीजें निकलती हैं इसके अलावा? ऑक्सीजन निकलती है, और इसके अलावा कुछ वाटर निकलता है, पानी H2O। वाटर निकलता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारी बनती हैं फोटोसिंथेसिस के बाद। तो एक बात आप याद करो, हमने बचपन से यही पढ़ा है कि
फोटोसिंथेसिस जब होती है तो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उसमें हमने यही पढ़ा है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। 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 तो देखो ये वही चीज तो हो रही है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ली है पौधे ने और क्या छोड़ा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, इजी सिंपल। और खाने में उसने बनाया ग्लूकोज। तो यही जो ग्लूकोज है ना, एक बात का ध्यान रखना, यही जो ग्लूकोज है अगर ये जमा होता रहेगा तो ये ग्लूकोज क्या बन जाएगा, स्टार्च। ठीक है, तो कल या परसों जब भी है बच्चे पूछ रहे थे कि भैया स्टार्च, मैंने पूछा था कि स्टार्च क्या होता है, तो आपने नहीं बताया था, जबकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है। तो स्टार्च क्या होता है भाई, ये है फूड, स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का जमा खाना, स्टोर्ड फूड। तो खाना जो जमा हो जाता है प्लांट के अंदर उसको बोलते हैं स्टार्च। तो ग्लूकोज तो वो खाना है जो बना, अब वो इंस्टेंटली गर्मा गर्म खा लेगा तो ग्लूकोज है, पर अगर उसने जमा करके रख दिया तो वो क्या बन जाएगा, स्टार्च। हिंदी में भी इसको स्टार्च ही बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो स्टार्च। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो होता है प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर खाना बनते समय। एक बात पे और ध्यान दो, हमने ये पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब, बोलो, जब पेड़ जीता नहीं, जब पेड़ फोटोसिंथेसिस कर रहा हो यानी प्रकाश संश्लेषण कर रहा हो। तो अगर पौधा या पेड़ प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा, उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, उस समय ये प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, अगर वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा तो ये प्रोसेस नहीं होती है। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तब क्या होता है, तो उस समय पौधा भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, नॉट फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तब पौधा भी ऑक्सीजन लेगा हमारी तरीके से ही और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसलिए जनरली रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि सनलाइट नहीं होती, धूप नहीं होती, इसलिए रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम पौधे भी या पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? सर। यस भैया। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज, हम दो इम्पोर्टेंट चीज को अब समझने वाले हैं। पहली इम्पोर्टेंट चीज ये कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है, मतलब पहले क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये समझेंगे कि अगर ऐसा कुछ है, चलो दूसरी चीज को बाद में देखेंगे, पहले एक ही चीज समझते हैं कि ये पहले क्या होता है, फिर क्या होता है और फिर क्या होता है। तो ये चीज मैं मिटा देता हूँ। अब देखो हमारे पास में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अच्छा, जूम पे आप लोग क्लासेस लेते होंगे, उसकी टाइमिंग होती है क्या कुछ? हम उस पे लेते हैं गूगल मीट पे। अच्छा, गूगल मीट पे लेते थे, मेरे को बता देते तो मैं गूगल मीट पे लेता। चलो कोई बात भैया गूगल। नहीं। चलो अगर ये क्लास एकदम से ही खत्म हो जाए तो इसका मतलब टाइम लिमिट थी, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, अगर खत्म हो जाए तो, नहीं खत्म हो रही तो ज्वाइन करो। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो सनलाइट है वो पत्ता एब्जॉर्ब करता है उसको। पत्ते के अंदर होता है क्लोरोफिल, पत्ते के अंदर होता है क्लोरोफिल, ये रहा। तो ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्या करता है, सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट के अंदर क्या होती है, सनलाइट के अंदर होती है एनर्जी, है ना। आपको पता है ना सनलाइट में एनर्जी होती है, वैसे हर लाइट में एनर्जी होती है, ऊर्जा। हाँ ऊर्जा, वेरी गुड। तो जो ऊर्जा होती है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है। ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ना ये फिर जो हमारे पास में एनर्जी आई है उस एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है, या उस ऐसा छोड़ो, इस एनर्जी का इस्तेमाल करता है। किस चीज में इस्तेमाल करता है, तो जो H2O था ना, ये उस H2O पर इस्तेमाल करता है एनर्जी का, और ये H2O ब्रेक हो जाता है किस किस में, हाइड्रोजन में और
ऑक्सीजन में, ठीक है। तो क्लोरोफिल ने एनर्जी ली, एनर्जी से उसने H2O जो पानी उसने जड़ों से लिया था उस पानी को तोड़ा किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। इतना करने के बाद में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो इसके पास एक और चीज थी, आपको याद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो थी ना इसके पास, ये देखो है ना। अरे कोई जवाब तो दो। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कुछ आवाज नहीं आ रही है कुछ भी? नो भैया। हाँ तो इसका जवाब दो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड भी थी ना हमारे पास। हाँ भैया थी। तो क्लोरोफिल ने एनर्जी ली, वाटर को तोड़ा इसमें, और जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन जुड़ गया और ये हाइड्रोजन भी जुड़ गया उसके साथ में। तो ये कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो ये तीन चीजें जुड़ी और इन तीन चीजों ने मिलकर के क्या बनाया, इन तीन चीजों ने मिलकर के, अच्छा रिडक्शन ऑफ, ये ऑक्सीजन नहीं जुड़ा, एक मैं दोबारा से बताता हूँ। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड भी थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गई और इन दोनों ने जुड़ करके क्या बनाया, इन दोनों ने जुड़ करके बनाया कार्बोहाइड्रेट जो कि है ग्लूकोज C6H12O6। तो ये ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। और साथ में पानी तो हमारे पास में थोड़ा फालतू था इसलिए अब साथ में पानी भी बन गया, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो यहाँ से बनी थी वो भी निकल गई। तो इस तरीके से आप देखो हमने क्या क्या दिया, दोबारा देखो, हमने दिया क्लोरोफिल, हमने दी सनलाइट, और हमने दिया पानी, और हमने दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और इन सब से हमें क्या मिला, हमें मिला ग्लूकोज, हमें मिला वाटर और हमें मिला O2। देखो यही सब मिला है ना। तो ये प्रोसेस होती है जब खाना बनता है या फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर आपको ना इतनी प्रोसेस समझ नहीं आई ना, तो फिर आप सिंपली बस एक चीज याद रखो। क्या याद रखना है आपको? बता दो भैया क्या याद रखना। हाँ बता रहा हूँ बच्चों। तो अगर आपको इतनी प्रोसेस समझ में नहीं आई तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है जो कि है ये रिएक्शन, और कुछ याद मत रखो, सिर्फ ये रिएक्शन याद रखो, ठीक है। अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो बाकी ये प्रोसेस पूरी समझ में आई हो चाहे ना आई हो कोई बात नहीं, पर ये रिएक्शन जरूर याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं पूछना भैया। ठीक है, अब हम अपनी सेकंड चीज पे बढ़ते हैं जो कि है ये साइड वाली चीज मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो उसका। ले लिया। अब तो मिटा दो ना। हाँ भैया मिटा दो। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास में अब जो दूसरी चीज है ना वो ये है कि भाई अगर मतलब ये होता कैसे है, गैसियस एक्सचेंज, जैसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, हवा से, हवा में ऑक्सीजन छोड़ दी, तो ये गैसेस कैसे आती हैं, जैसे पानी कहाँ से आता है, जड़ों से, सनलाइट कहाँ से आती है, धूप से, पत्ता सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे आती है। तो देखो पत्ता जो होता है ना, नॉर्मल पत्ता जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, आपको यही देख लेते हैं। पत्तों में छेद होते। हाँ, तो जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों में ऊपर और नीचे दोनों जगह छोटे 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 छेद होते हैं, ठीक है। इनमें छोटे 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 छेद होते हैं काफी सारे। तो इस तरीके से काफी सारे छोटे छोटे छेद होते हैं पौधे के अंदर या पत्तों के अंदर। तो ये जो छेद है ना, यही छेद क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, जो बन रही है ऑक्सीजन, या छोड़ देंगे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है उस टाइम क्या होता है, तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती उस समय ये लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को
छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो जब फोटोसिंथेसिस होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, ऑक्सीजन छोड़ना है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तब ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। ये बात आपको पता है। और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है इन छोटे छोटे छेद के थ्रू। इन छोटे छोटे छिद्र को या छेद को, ठीक है, इनको बोला जाता है स्टोमेटा। ये नेटवर्क प्रॉब्लम जैसे ऐड नहीं पा रहा हूँ, अब ऐड हो गए प्रिंस? नहीं हाँ प्रिंस भैया, नहीं, आपको ही दिक्कत थी ना प्रिंस? हाँ भैया। ठीक, तो हाँ, ये हमारे पास में छोटे छोटे जो छेद होते हैं, इन्हीं के थ्रू, इन्हीं से गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस का आदान प्रदान हो पाता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, ये जो छेद होते हैं। तो इन स्टोमेटा, इसको यहाँ समझो, स्टोमेटा को यहाँ समझो। तो इन डायग्राम्स को अगर आप देखो, तो ये जो बीच में आपको ये जो छेद नजर आ रहा है ना, ये जो छेद नजर आ रहा है, ये जो खाली जगह नजर आ रही है, दिख रही है? या फिर ये, इस खाली जगह को, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं रंध्र छिद्र। तो ये है स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी कि रंध्र छिद्र। तो ये जो रंध्र छिद्र है ना भाई, ये रंध्र छिद्र एक छेद की तरह काम करता है, जहां से गैस आदान प्रदान हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकती है और ऑक्सीजन बाहर आ सकती है, या फिर ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये जो छेद है ये हमेशा ओपन नहीं रहता, हमेशा खुला नहीं रहता, इसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले ये जो दो आपको दिख रहे होंगे ना पीले रंग के, ये जो दो राजमा जैसी शेप है, इनको बोला जाता है गार्ड यस सेल, भैया। इनको बोलते हैं गार्ड सेल। तो जो गार्ड सेल होते हैं, इनकी शेप कैसी है आप देखो, शेप है इनकी, मतलब कुछ राजमा की जैसी है ना, ऐसी। तो ये है बीन लाइक शेप। तो हमारे पास में कुछ बीन लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये जो गार्ड सेल है ना, ये क्या काम करते हैं, कुछ बोल रहे हो क्या? तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के साइज को कंट्रोल करता है कौन? गार्ड सेल। ठीक है, यानी कि रंध्र छिद्र का जो आकार होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, ये चीज कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षक। द्वार कोशिका है, क्या? द्वार कोशिका, अच्छा, द्वार कोशिका नहीं, रक्षक कोशिका बोलते हैं, देख लेना। द्वार कोशिका, कोई बात नहीं, द्वार भी सही है, द्वार कोशिकाएं, द्वार लिखो। कोई बात नहीं, द्वार। तो द्वार कोशिका तो ये जो द्वार कोशिका है या रक्षक कोशिका है, ये सेल जो आकार होगा ना स्टोमेटा का, छोटा होगा या बड़ा होगा, इस चीज को कंट्रोल करती है, इस चीज को अपने हिसाब से कभी कम या ज्यादा करती है। कम ज्यादा, एक तो गैस, अब अगर मान लो कि इस समय गैस के आदान प्रदान की उतनी जरूरत नहीं है, तो साइज छोटा कर देंगे, है ना, छेद का। तो साइज को बड़ा या छोटा किया कैसे जाता है? तो आप ध्यान से देखना, ये जो गार्ड सेल है अभी, ये पहले पहले इस वाले को देखो, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को। तो इसमें अगर आप देखो तो ये अभी सिकुड़ा हुआ है, तो सिकुड़ा हुआ है तो साइज कैसा है? गार्ड सेल अभी सिकुड़े हुए हैं, रक्षक कोशिकाएं सिकुड़ी हुई हैं, यानी कि श्रिंक्ड है। तो इसमें जो श्रिंक्ड है, तो उसमें आप देखोगे तो जो साइज है स्टोमेटा का, या जो छेद का साइज है, वो बहुत छोटा हो गया ना। अरे आप देखो तो ये साइज छोटा नहीं हो गया? यस भैया। तो ये जो साइज छोटा है वो इस वजह से है क्योंकि रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल सिकुड़ी हुई हैं, श्रिंक्ड है। ठीक है, श्रिंक्ड है, सिकुड़ी हुई है। तो जब वो सिकुड़ी हुई होती है तो साइज छोटा हो जाता है। अब अगर मैं इसको फुला दूं किसी तरीके से गार्ड सेल को, तो देखो साइज ऐसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा स्टोमेटा का। तो अब जो स्टोमेटा का साइज है, तो फुलाते कैसे हैं? तो भाई देखो, पौधा क्या करता है, इस गार्ड सेल के अंदर वाटर भर देता है, पानी भर देता है। ठीक है, सैफ अली वीडियो बंद करो। तो जो गार्ड सेल के अंदर वाटर यानी कि पानी भर देता है ये प्लांट, तो अगर गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। और फूल जाएंगे तो आप देखो साइज कैसा हो गया स्टोमेटा का, बताओ। स्टोमेटा का साइज बड़ा हो गया ना फूलने पर। ये चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो, पर ऐसे
शांत मत रहो बिल्कुल। भैया आ रहा है समझ। तो ये जो पानी इसके अंदर अगर पंप कर दिया गार्ड सेल के अंदर तो ये फूल जाएगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा का साइज बड़ा हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा स्टोमेटा का, जो कि हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पौधा जो है वो स्टोमेटा को कंट्रोल करता है, यानी कि रक्षक कोशिका जो रंध्र छिद्र है उसको कंट्रोल करता है। रंध्र छिद्र पौधे के ऊपर भी होते हैं, जो स्टोमेटल पोर्स है वो ऊपर भी होते हैं और पत्ते के नीचे भी होते हैं। तो पत्ते के निचले हिस्से पर भी होते हैं, इनफैक्ट निचले हिस्से पर ज्यादा होते हैं ऊपर के मुकाबले। ठीक है, अब यहीं से एक चीज और आती है, जो कि है कि भाई पौधे अगर रेगिस्तान में रहते हैं, देखो एक बात है, अगर जैसे यहाँ पर आओ, अगर पौधे ने अपना फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसको हवा से कौन सी गैस लेनी पड़ेगी बताओ? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पौधे को फोटोसिंथेसिस करनी है यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना है तो उसको वायु से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अगर वो स्टोमेटा को ओपन करेगा यानी कि रंध्र छिद्र को खोलेगा, तो आप ये भी सोचो ना कि धूप अगर ज्यादा तेज होगी तो पौधे के अंदर का पानी भी तोड़ेगा, यस भैया। है ना? तो जैसे ही ये वाला छेद ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, तो पौधे के अंदर गैस लेने के लिए जैसे ही वो खोलेगा तो वैसे ही उसके अंदर से पानी भी तो उड़ने लगेगा भाप बन के। ठीक है, आपने देखा ना धूप में पानी रख दो तो गायब हो जाता है थोड़े टाइम में, क्योंकि वो उड़ जाता है धूप में। तो वैसे ही ये भी अगर अपना छिद्र खोलेगा तो अगर धूप तेज होगी तो इसका पानी उड़ जाएगा सारा। तो अब यही चीज आप सोचो अगर रेगिस्तान में हो यानी कि डेजर्ट में, तो आप सोचो डेजर्ट में वैसे ही उस पौधे को पानी नहीं मिल रहा, इसके अलावा अगर और उसने अपना स्टोमेटा खोल दिया, इतनी ज्यादा धूप में अगर उसने अपना स्टोमेटा खोल दिया तो उसके पास वैसे ही पानी की कमी है, उसके पास तो पानी बचेगा ही नहीं ना जब आप सूख जाएगा। मेरा पौधा भी सूख जाएगा। हाँ, तो उसके पास पानी नहीं बचेगा। इसलिए रेगिस्तान में ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। रेगिस्तान में क्या करते हैं वो लोग, जैसे बाकी सारे पौधे क्या करते हैं, जब दिन में सूरज निकला हुआ होता है तब करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और रात को क्या करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग रात को फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ, ये लोग रात में करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये लोग रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं और दिन में क्या करते हैं, दिन में सोते हैं अपने। ठीक है, तो रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं। रात में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, रात में तो सूरज ही नहीं उगता, तो उसके लिए बस ये लोग एक छोटा सा काम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दिन में जो इनका क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल का काम क्या था बताओ? ऊर्जा लेना। हाँ, तो ये दिन में ऊर्जा ले लेते हैं, तो दे एब्जॉर्ब सनलाइट इन द डे। तो ये एनर्जी। दिन में ऊर्जा को या एनर्जी को लेकर के क्या कर लेते हैं, फिर ये उसको स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो ये दिन में एनर्जी लेते हैं और उसको जमा कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब इन्होंने दिन में एनर्जी ले ली, जमा कर ली। अब ये रात जब होगी उस समय बाकी का काम कर लेंगे। उस समय बाकी का काम क्या करेंगे, अपना स्टोमेटा का छिद्र यानी स्टोमेटल पोर बड़ा करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे बहुत सारी और फोटोसिंथेसिस करते जाएंगे, क्योंकि पानी तो उनके पास है ही और एनर्जी उन्होंने ले ही ली, और कार्बन डाइऑक्साइड रात को ले लेंगे। तो फिर ये रात को फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को बचा पाते हैं, क्योंकि अगर दिन में उन्होंने स्टोमेटा खोल दिया तो सारा पानी उड़ जाएगा। इसके अलावा एक चीज और होती है, पौधों में क्या होता है, जो रेगिस्तान में रहते हैं वो वाले पौधे, तो रेगिस्तानी पौधे क्या करते हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा ना, रेगिस्तानी पौधे अब तो थोड़े चिकने चिकने से होते हैं। जैसे कि आप देखो एलोवेरा का ऊपरी पार्ट थोड़ा चिकना चिकना सा होता है, तो उनके ऊपर यस भैया। उनके ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, इनके ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, हिंदी में भी शायद क्यूटिकल ही बोलते होंगे, कहीं लिखा होगा, एक बार देखना, क्योंकि ये यहाँ पर अपने बुक में हिंदी वाले में देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो वैक्सी क्यूटिकल, तो मोम जैसा होता है, ये मोम जैसा,
तो ये जो मोम जैसी ऊपर परत है ना, ये पानी को उड़ने से बचाती है। तो जितना पानी उड़ने से बचेगा उतना ही तो पौधा बच पाएगा, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी है भाई। तो इसके यही बोले, क्या, यही क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूटिकल देखो, क्यूटिकल, तो ये जो क्यूटिकल है ना, ये आपका दिन में जो रेगिस्तान है उसमें पानी वगैरह को उड़ने से बचाता है। तो ये मोम की परत के जैसा होता है, ठीक है। ऋषभ आप हो क्लास में? हाँ भाई। तो ये दिन में जो है पानी को उड़ने से बचाता है। तो रेगिस्तान में इस प्रकार से पौधे जीते हैं कि वो क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि पानी को उड़ने से बचाता है। आप यहाँ देख पा रहे हो, ये क्यूटिकल की लेयर यहाँ पर दिखा रखी है, ये, ठीक है। इसके अलावा वो लोग दिन में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं द्वारा पौधा अपने आप को बचाता है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये है। इसमें अभी आपको जो पूछना वो पूछना, उससे पहले बस एक लास्ट चीज और मैं बोलूंगा कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और पानी, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट। ये चीजें ऊर्जा। जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है, ये चीजें हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे, हम ये देखेंगे नहीं, ये एक्टिविटीज करने वाले हैं, और एक्टिविटीज में हम ये प्रूफ करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एक एक्टिविटी तो हम ये करेंगे, और दूसरी एक्टिविटी हम ये करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये दो एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, एक्टिविटी 6.1 और एक्टिविटी 6.2। तो ये दोनों एक्टिविटी आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। इन दोनों एक्टिविटी को पढ़ के आओगे तो ये दोनों एक्टिविटी बस मैं बताऊंगा आपको कि क्या है इसमें। तो इसमें हम कौन कौन सी भैया? 6.1 एक्टिविटी और 6.2 एक्टिविटी, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटीज पढ़ के आना है। और इन दोनों एक्टिविटीज में ये है, एक में तो ये है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ये प्रूफ करो, और दूसरी में ये है कि डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं जो हम प्रूफ करेंगे अगली उसमें, अपनी अगली क्लास में। और आप लोगों के लिए काम ये रहेगा भाई, ध्यान से सुनो, सभी लोग सुन लो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी और जो लाइव देख रहे हैं वो भी, कि होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको रेस्पिरेशन से पहले जितना भी है ना, ये रेस्पिरेशन से पहले जितना भी है, जिसमें कि ये क्वेश्चन भी आएंगे, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन भी आएंगे। इसके अलावा इससे पहले जितना भी कोई टॉपिक है, जितना भी टॉपिक है, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट क्लास मेरी जब भी होगी तो उसमें मेरा काम होगा कि 20 मिनट आपसे मैं ओरल टेस्ट लूंगा, 20 मिनट्स ओरल टेस्ट, तो आपसे सुनूंगा मैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और ओरल टेस्ट में भाई जिसका मेरे को लगेगा कि ये पढ़ के नहीं आया है वो क्लास से बाहर हो जाएगा, मतलब क्लास से उसको घर भेज दूंगा, घर पे फोन भी कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम 20 मिनट आपका ओरल टेस्ट होगा, इसलिए रेस्पिरेशन से पहले पहले का जितना भी टॉपिक है वो सब कुछ अच्छे से पढ़ के आना भाई। एक टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक, अगर वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो, एक नहीं 2 टॉपिक है, तो अगर वो भी नहीं पढ़ पा रहे तो क्या पढ़ पाओगे। तो इसलिए रेस्पिरेशन से पहले पहले का सब पढ़ाना। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको और अच्छे से समझना है तो वो रेस्पिरेशन भी पढ़ के आना, क्योंकि अगली क्लास में रेस्पिरेशन करवाऊंगा, और रेस्पिरेशन अगर करवाऊंगा तो आप अगर पढ़ के आ रखे हो तो आपके क्वेश्चन अच्छे से आ सकते हैं उस पर। तो इसलिए रेस्पिरेशन से पहले का तो सभी को कंपलसरी है पढ़ के आना, और रेस्पिरेशन पढ़ाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अपने आपको बहुत अच्छी कैटेगरी में लाओ। क्वेश्चन आंसर जो भी इसके बीच में है वो भी करके लाने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जो आपकी लास्ट में आएंगे ना, वो क्वेश्चन आंसर भी देख लेना कि कितने हो पा रहे हैं। जैसे इसमें देखो, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, अभी तो बात करी ना हमने। क्लोरोफिल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सनलाइट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या चाहिए, ये सब चाहिए। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अगला है ये अभी नहीं पता हमको, फैट्स डाइजेस्टिव इन बॉडीज। हाँ, फैट्स कैसे डाइजेस्ट होती है बॉडी में, तो ये मैंने कल की क्लास में बताया था, इमल्सिफिकेशन और भी बहुत कुछ, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और होती कैसे है वो भी मैंने बताया था,
तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना और आंसर दे सकते हो ना इसका, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा दिया उसी के बेसिस पर है। तो इस क्वेश्चन को भी करना। तो ये सब चीजें आप अपने मन से नहीं करते हो जो गलत है, तो इनको देखना है आपको। जैसे और भी देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, लार का खाने के पाचन में क्या महत्व है। तो भाई ये चीज तो बता ही सकते हो, है ना, बता चुका हूं मैं। अगला है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। इतना इजी क्वेश्चन अभी मैंने आज की क्लास में बताया है। बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो साथ में चीजें बन जाती हैं। जैसे हमें फोटोसिंथेसिस में क्या बनाना था, ग्लूकोज, और साथ में क्या क्या चीजें फालतू बन गई, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और वाटर। वाटर। पर वैसे वाटर को लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिखो चाहो तो ना लिखो, पर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, तो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन हो जाएगा। ये चीज भी इसका भी आंसर दे सकते हो। तो बस इतना ही है। तो देखो भाई 2-3 ही क्वेश्चन सही, पर आप कुछ तो कर सकते हो ना एक्सरसाइज के, तो वो चीज करने की कोशिश किया करो। तो होमवर्क आपने समझ लिया होगा, रेस्पिरेशन से पहले तक का, रेस्पिरेशन से पहले तक का सब कुछ पढ़ के आना है और क्वेश्चंस करके लाने हैं जितने भी हो जाएंगे। तो न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म हो चुका है, ये आपके लिए काम था, ठीक है। अब एक बात और, संडे को एक क्लास होगी जिसमें आप लोग इंग्लिश की बुक लेकर के आओगे, जिसमें हम लोग कौन सी लाओगे, आप लाओगे कौन कौन, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट लेकर के आओगे आप, ठीक है। तो संडे को इंग्लिश की बुक लाओगे जिसमें फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ये टाइमिंग ठीक है भैया। टाइमिंग मैं बता दूंगा, संडे की टाइमिंग में अभी बहुत टाइम है, मैं संडे की टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी आपकी यहाँ तक की, ठीक है। अब 1 मिनट रुकना जरा।